मुगल सल्तनत का दरबार, जहां बादशाह अकबर का न्याय और प्रताप सूरज की तरह चमकता था, वही दो सितारों की चमक आपस में टकराती रहती थी। एक थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, और दूसरे थे मुल्ला तीन पियाजा, जिन्हें लोग दो प्याजा भी कहते थे, जो अपनी कटु ज़बान और बीरबल से ईर्ष्या के लिए मशहूर थे। मुल्ला की ख्वाहिश थी कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए और वह दरबार में उनका स्थान ले ले। वो अक्सर बीरबल के हर तर्क में मीन मेख निकालते। एक सर्द सुबह, जब यमुना की धुंध अभी भी आगरा के महलों पर छाई थी, बादशाह अकबर ने दरबार में प्रवेश किया। वो गंभीर दिख रहे थे। बीरबल, मुल्ला, बादशाह ने घोषणा की, हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो हमारे दुख में काम आए, पर जिसे खरीदा न जा सके। मुल्ला तीन पियाजा तुरंत मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा गूढ़ सवाल है जिसका जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। मुल्ला ने अहंकार से कहा, जहां अपना, धन से बड़ी कोई वस्तु नहीं, दुख में भी वही काम आता है। बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही जानते हों कि मुल्ला किस जाल में फंसने वाले हैं। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए अदब से सलाम किया। मुल्ला जी, धन तो दुख का कारण भी बन सकता है यदि वो खो जाए, और यदि किसी के पास अकूत संपत्ति हो पर संतान का शोक हो, तो क्या वो धन उस दुख को खरीद कर मिटा देगा? मुल्ला तीन पियाजा कुछ बोल न पाए। उनका चेहरा देखने लायक था। शाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल, मुल्ला की बात काटनी आसान है, पर हमारे प्रश्न का उत्तर दो। वो अमूल्य वस्तु क्या है? बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। जहां पनाह, वो है सब्र और उसके साथ जुड़ा ज्ञान। ये विश्वास कि ये बुरा समय भी बीत जाएगा। आशा, धैर्य और ज्ञान, ये न तो बेचे जा सकते हैं और न ही खरीदे। जब व्यक्ति सबसे अधिक पीड़ित होता है तो उसका आंतरिक धैर्य ही उसे टूटने से बचाता है, और यही चीज अमूल्य है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, ये उत्तर वास्तव में अनमोल है। मुल्ला तीन पियाजा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मुल्ला तीन पियाजा, जिसे दरबार में कई बार मुल्ला दो पियाजा भी कहा जाता था, अपनी जलन छुपा नहीं सका। उसे लगा कि बीरबल जानबूझकर ऐसे उत्तर देते हैं जो केवल भावनाओं और दर्शन पर आधारित होते हैं, ताकि वास्तविक ज्ञान को दबाया जा सके। झुंझलाहट में उसने बादशाह अकबर को संबोधित किया, जहां अपना, मैं इस बात से असहमत हूं। सब्र और ज्ञान की बात केवल किताबी लगती है। मैं बीरबल को एक ऐसी पहेली देना चाहता हूं जो उनके व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा ले। यदि वो इतने ही चतुर हैं तो इसका उत्तर दें। अकबर ने अपनी भौहें उठाई। हाँ मुल्ला, पूछो। मुल्ला ने अहंकार भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बीरबल, यदि अमूल्य वस्तु ज्ञान है तो बताओ, इंसान के जीवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है जो खरीदी भी जा सकती है लेकिन जिसे चाहकर भी कभी रोका नहीं जा सकता? पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गई। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से बिल्कुल विपरीत था और सीधे सीधे समय और मूल्य के द्वंद्व को दर्शाता था। बीरबल ने गहरी सांस ली, मुल्ला को देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और फिर मुल्ला की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुल्ला साहब, आपने ज्ञान और भौतिक मूल्य को एक ही तराजू पर तौल दिया। ये वस्तु समय है, वो अमूल्य क्षण जो धन से खरीदा जा सकता है पर फिर भी हाथ से निकल जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला तीन पियाजा ने त्योरिया चढ़ाई। समय कैसे खरीदा जा सकता है? मुल्ला ने चुनौती दी। बीरबल मुस्कुराए। जब महाराज किसी सैनिक को वेतन देते हैं या जब कोई व्यापारी किसी मजदूर को दिहाड़ी देता है तो वे वास्तव में उस व्यक्ति के जीवन के कुछ घंटे, उसका श्रम और उसका समय ही तो खरीदते हैं। उस समय का मूल्य निर्धारित होता है। ये सबसे कीमती वस्तु है क्योंकि बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता।
आप पैसे से उसे खरीद तो लेते हैं, पर फिर भी उसे गुजरने से रोक नहीं पाते। अकबर ने सिर हिलाया। वाह बीरबल, ये जवाब बेमिसाल है। मुल्ला दो पियाजा ने अपनी पगड़ी ठीक की। बीरबल की तारीफ सुनकर उनका चेहरा तमतमा उठा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। जहां पनाह, मुल्ला ने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, बीरबल ने समय को श्रम से जोड़कर उसका दाम तो तय कर दिया, मगर मैं इस बात से असहमत हूं कि हर चीज का मूल्य रुपए पैसे में तय किया जा सकता है। क्या बीरबल उस वस्तु का दाम बता सकते हैं जिसे पैसे से चाहकर भी नहीं खरीदा जा सकता? यदि धन समय खरीद सकता है, तो क्या वो विश्वास अभी खरीद सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने सम्मान या अपनी जमीर, अंतरात्मा को बेच सकता है? और अगर बेच सकता है तो उसका सही दाम क्या होगा? ऐसी चीजों का क्या मोल है जो बाजार में उपलब्ध ही नहीं है? अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उन्हें यह बहस बहुत पसंद आ रही थी। वाह मुल्ला, तुमने प्रश्न को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया, बादशाह बोले। उन्होंने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यदि समय सबसे कीमती है जिसे तुम खरीद सकते हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं, संसार की सबसे सस्ती और फालतू वस्तु क्या है जो हर कोई मुफ्त में लुटाता है, मगर जिसे बेचकर कोई धनवान नहीं हो सकता? बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा, जबकि मुल्ला दो प्याजा की आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। मुल्ला को लगा कि शायद इस जटिल प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास भी न होगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि समय सबसे महंगा है तो संसार की सबसे सस्ती और फालतू वस्तु है। बेकार की बातें और बिन मांगी सलाह हर गली नुक्कड़ पर यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर कोई इसे मुफ्त में लुटाता है। हर क्षण लोग बिना सोचे समझे अपनी राय देते हैं, गपशप करते हैं और व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय बर्बाद करते हैं। इन शब्दों का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कोई भी इन्हें खरीदकर धनवान नहीं बन सकता। जो वस्तु मुफ्त है उसका बाजार भाव शून्य है। मुल्ला दो प्याजा, जो उत्तर सुनते ही हक्के बक्के रह गए थे, अब अपना माथा खुजलाने लगे। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार मेरे जाल को क्यों काट देता है? अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। मुल्ला, मुझे लगता है तुम्हें आज खाने में 3 प्याज के बजाय केवल एक ही प्याज मिलेगा। मुल्ला दो प्याजा तुरंत अपनी धोती संभालते हुए खड़े हुए। चेहरे पर हार की हल्की उदासी थी, पर जुबान ने अपनी धार नहीं छोड़ी। जहां पनाह, मुल्ला ने दीनता से कहा, प्याज तो सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, पर बुद्धि की भूख तो कभी मिटती नहीं। मुझे दुख इस बात का नहीं कि आपने मेरे हिस्से से 2 प्याज छीन लिए। दुख इस बात का है कि दुनिया में अभी भी इतनी मूर्खता बाकी है कि लोग निंदनीय बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अकबर खिलखिलाकर हंसे। मुल्ला, तुम्हारी जुबान भले ही तर्कों में हार जाए, पर व्यंग्य में तुम अब भी बादशाह हो। पर बीरबल का उत्तर आज सचमुच अनमोल था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यदि व्यर्थ के शब्द बिकते नहीं, तो अब तुम बताओ, दुनिया में सबसे जल्दी बिकने वाली और सबसे कीमती चीज क्या है? वो चीज जो न मुफ्त मिलती है और न ही आसानी से खरीदी जा सकती है। मुल्ला उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। उन्हें लगा शायद इस बार बीरबल फंस जाए। ये प्रश्न तो सीधे बाजार की समझ से जुड़ा था, ज्ञान की गहराई से नहीं। बीरबल ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में वह चिरपरिचित शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने मुल्ला की बेचैनी को अनदेखा करते हुए सीधे बादशाह अकबर की आंखों में देखा। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, दुनिया में सबसे जल्दी बिकने वाली और सबसे कीमती चीज जो है वो है भरोसा, विश्वास। मुल्ला झट से बोले, ये कैसा जवाब है? भरोसा कोई बाजार की चीज थोड़ी है। यही तो कमाल है मुल्ला जी। बीरबल मुस्कुराए। भरोसा एक ही पल में बिक जाता है। जब कोई किसी पर विश्वास करता है, वो अपना सब कुछ सौंप देता है, मानो पलक झपकते ही उसने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी हो। ये इतनी तेजी से बिकता है कि समय का पता ही नहीं चलता, और इसकी कीमत ये अनमोल है, क्योंकि इसे धन से कभी खरीदा नहीं जा सकता।
यदि ये एक बार टूट जाए तो दुनिया के सारे हीरे जवाहरात मिलाकर भी आप इसे वापस नहीं खरीद सकते। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने प्रेम से बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम बाजार के मूल्यों को भी आत्मा के तराजू में तौलते हो। मुल्ला तीन पियाजा, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी प्यास की सल्तनत में इसका क्या भाव है? मुल्ला तीन पियाजा ने तुरंत अपनी पगड़ी संभाली। उनकी आंखों में एक नुकीली चमक थी। जहां पनाह, उन्होंने अपनी विशिष्ट जरा घिसी हुई आवाज में कहा, बीरबल ने जिस अनमोल चीज का जिक्र किया वो शायद कवियों और फकीरों के लिए अनमोल होगी। मेरी प्यास की सल्तनत जो जमीन और हकीकत पर चलती है, ऐसी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कोई भाव नहीं देती। वो आगे बढ़े दरबारियों को देखते हुए। हमारी दुनिया में मूल्य उसका होता है जो पेट भरे या तिजोरी। यदि कोई चीज बिकती नहीं, खरीदी नहीं जा सकती, तो वो बाजार के लिए बेकार है। हुजूर, मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा व्यापार जरूरत का है, और जरूरत के मामले में चाहे दुनिया की सारी प्रतिष्ठा टूट जाए, लेकिन एक कच्ची ताजी प्याज हमेशा कीमती होती है। और इसका भाव ये मौसमी होता है। हुजूर, आज सुबह 4 आने, शाम तक 6 आने। और हां, अगर ये टूट जाए तो चिंता नहीं, अगली ही दुकान पर नई मिल जाती है। ये है असली बाजार। अकबर मुस्कुराए। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्याज विश्वास या प्रतिष्ठा से अधिक मूल्यवान है? हुजूर, मुल्ला तीन प्याजा ने सिर झुकाया। मैं ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ जरूरत और प्रदर्शन के बीच का अंतर समझा रहा हूं। विश्वास और प्रतिष्ठा महल की छत है, बहुत जरूरी, पर नींव नहीं। जब किसी गरीब की थाली खाली हो, जब बाजार में भूखमरी का साया मंडराए, तो क्या कोई भूखा आदमी प्रतिष्ठा ओढ़कर सोएगा? नहीं, उसे 4 आने की प्यास चाहिए ताकि वो अपनी रूखी रोटी को जायका दे सके। प्रतिष्ठा आपको सम्मान दिलाती है, लेकिन प्याज आपको जिंदा रहने का साधन। इसलिए बाजार की नजर में जो चीज पेट भरती है, वही सबसे अधिक मूल्यवान है। दरबार में क्षणिक शांति छा गई। बादशाह अकबर मुल्ला की हाजिर जवाबी पर दाद देने ही वाले थे कि बीरबल, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने मुल्ला को सम्मान भरी नजर से देखा। मुल्ला जी का तर्क अनूठा है। जहां उन्होंने भौतिक आवश्यकता को भावनात्मक आधार पर वरीयता दी है, लेकिन हुजूर, बीरबल ने अकबर को संबोधित किया, क्या ऐसी सल्तनत का कोई मूल्य हो सकता है जहां लोग अपनी ज़बान के भरोसे या बादशाह की प्रतिष्ठा से अधिक एक प्यास की ताजगी को तवज्जो दे? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, परंतु प्रतिष्ठा को चखा नहीं जा सकता बीरबल जी, और बाजार स्वाद और कीमत से चलता है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया, यही तो सूक्ष्म अंतर है मुल्ला जी। यदि बाजार केवल स्वाद और कीमत से चलता तो हमें किसी कानून की आवश्यकता ही न होती। सल्तनत की प्रतिष्ठा, हुजूर की ज़बान, वो अदृश्य आधारशिला है जिस पर आपका बाजार खड़ा होता है। यदि बादशाह के वचन का कोई मोल नहीं, तो बाजार में चल रहे सिक्कों का मूल्य कौन तय करेगा? क्या आप किसी ऐसे व्यापारी पर भरोसा करेंगे जिसके पास केवल ताजी प्याज हो, पर ज़बान का कोई भरोसा न हो? अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आगे कहा, प्रतिष्ठा को चखा नहीं जा सकता, ये सत्य है, परंतु वो सुनिश्चित करती है कि कल भी आपकी दुकान पर प्याज बेचने वाला किसान और उसे खरीदने वाला ग्राहक दोनों सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करें। अराजकता में मुल्ला जी, प्याज मुफ्त भी मिल जाए तो कोई उसे खाने की हिम्मत नहीं करेगा। मुल्ला के चेहरे पर अब पहली बार विचार की रेखाएं खिंच गई। उन्होंने झुककर स्वीकार किया, बीरबल जी, आपने प्याज की कीमत के परे बाजार की नींव को दर्शा दिया। बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरा संतोष छा गया। उन्होंने न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, बल्कि मुल्ला के तर्क की विनम्र स्वीकृति को भी सराहा। वाह बीरबल, तुमने प्याज को भी धर्म और राजनीति का पाठ बना दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा,
ये सत्य है कि जिस सल्तनत में प्रतिष्ठा और भरोसा न हो, वहां सोना भी मिट्टी से अधिक मूल्य नहीं रखता। फिर उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा, जिनके हाथ अभी भी अपने बचे हुए 3 प्याजों की झोली पर थे। और मुल्ला जी, अकबर ने जोर देकर कहा, आपकी जिज्ञासा ने दरबार को ऐसा बहुमूल्य विचार दिया। हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आज से शाही रसोई में हर 2 प्याजा व्यंजन में एक अतिरिक्त विशेष रूप से पका हुआ प्याज आपके सम्मान में डाला जाएगा। और बीरबल को, हमारे राज्य के सच्चे स्तंभ को, हम आज से न्याय का प्याज की उपाधि देते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर झुक गए। उस दिन प्याज की कीमत सोने से अधिक हो गई थी। मुल्ला दो प्याजा अब अनौपचारिक रूप से मुल्ला 3 प्याजा के नाम से दरबार में जाने जाते थे। उनकी छोटी सी विजय ने सिद्ध कर दिया था कि साधारण वस्तुएं भी बड़े सम्मान का माध्यम बन सकती हैं। उन्होंने घर लौटकर उन बचे हुए 3 प्याजों को बड़े सहज कर रखा। वे अब उनके परिवार के लिए गौरव का प्रतीक थे। मगर यह फरमान केवल सम्मान तक सीमित नहीं था। इसने शाही रसोई में क्रांति ला दी। मुख्य बावर्ची, जिन्हें बड़ा खान सामान कहा जाता था, परेशान थे। हुजूर, हर 2 प्याजा में एक अतिरिक्त विशेष प्याज, इससे लागत बढ़ जाएगी और पकाने की विधि भी बदल जाएगी। उन्होंने अकबर के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लागत की चिंता न करो। ये अतिरिक्त प्याज मात्र स्वाद नहीं, ये मुल्ला की चतुराई का स्वाद है। इसे मुल्ला की भेंट कहकर परोसा जाए। उधर बीरबल ने अपनी नई उपाधि न्याय का प्याज को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने मजाक में दरबारियों से कहा, अब अगर कोई भी कटुता या अन्याय का मामला आता है तो याद रखना, मेरे पास हमेशा एक अतिरिक्त तीखा उपाय मौजूद है। लेकिन कई दरबारी मन ही मन मुल्ला दो प्याजा की किस्मत से जलते थे। आखिरकार मुल्ला को एक ठोस रोजमर्रा का लाभ मिला था, जबकि बीरबल को केवल एक कल्पनात्मक सम्मान मिला था। बीरबल ने यह विसंगति महसूस की कि मुल्ला दो प्याजा को अब मुल्ला 3 प्याजा का अनौपचारिक खिताब मिल चुका था, जिसके साथ रोजाना एक ठोस स्वादिष्ट अतिरिक्त लाभ जुड़ा था। एक दिन जब मुल्ला शान से दरबार में आए तो बीरबल ने हल्के स्वर में टिप्पणी की, मुल्ला साहिब, सुना है आपकी रसोई की सुगंध अब दोगुनी हो गई है। लगता है कि न्याय का प्याज भले ही अदृश्य हो, लेकिन स्वाद का प्याज वास्तव में बहुत शक्तिशाली होता है। मुल्ला 3 प्याजा, जो अब पूरी तरह से इस नए लाभ का आनंद ले रहे थे, तुरंत बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया, बीरबल जी, ये सब बादशाह की मेहरबानी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कल कोई तीसरा दरबारी मुल्ला 4 प्याजा न बन जाए और मेरा सम्मान फीका पड़ जाए। इस पर बादशाह अकबर हंसे, चिंता न करो मुल्ला, ये अतिरिक्त भेंट तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी के लिए है। लेकिन बीरबल, ये भी सच है कि तुम्हारी उपाधि केवल न्याय की रक्षा करती है, जबकि मुल्ला की उपाधि पेट की रक्षा कर रही है। अब तुम बताओ, क्या न्याय के प्याज को भी कोई अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए? बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, प्याज भले ही पेट के लिए आवश्यक हो, लेकिन न्याय आत्मा का आहार है। मुल्ला साहब का दर्जा बढ़ाना इसलिए उचित था क्योंकि पेट की भूख कभी खत्म नहीं होती, उसे अतिरिक्त पोषण चाहिए। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन न्याय का प्याज, वो तो उस बीज की तरह है जिसे जमीन में जितना भी दबाया जाए, उसकी तीखी खुशबू और शक्ति बढ़ती जाती है। न्याय को अतिरिक्त लाभ या कहिए अतिरिक्त प्याज की आवश्यकता नहीं है। यदि न्याय को बाजार के अनुसार मापा जाने लगे तो वो न्याय कम और सौदेबाजी अधिक हो जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, मेरी उपाधि का लाभ यही है कि मैं बिना किसी अतिरिक्त भेंट के निष्पक्ष रूप से काम करूं। अगर न्याय को भी प्याज गिनकर बढ़ाना पड़े तो महाराज, मुझे डर है कि उस सल्तनत का स्वाद बिगड़ जाएगा। बादशाह अकबर इस हाजिर जवाबी से अत्यंत प्रसन्न हुए।
वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम दरबार के रत्न क्यों हो। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता का कोई जवाब नहीं। अगर आज न्याय में 3 प्याजे शामिल हो जाते तो जरूर हमारे शाही पकवान का जायका बिगड़ जाता। उन्होंने मुल्ला 2 प्याजा की ओर देखा, जो इस दार्शनिक बहस के बीच अत्यंत लज्जित और पसीना पसीना हो रहे थे। मुल्ला का चेहरा शर्म से 3 प्याजों जितना लाल हो गया था। मुल्ला जी, बादशाह ने गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, तुम्हारी पदवी 2 प्याजा ही ठीक है। तीसरी प्याज की लालच ने तुम्हें सार्वजनिक रूप से हास्यास्पद बना दिया। आज से तुम्हारा वेतन वही रहेगा, पर तुम्हारे शाही भोजन से 1 महीने के लिए प्याज पूरी तरह हटा दी जाती है, ताकि तुम्हें पता चले कि न्याय में अतिरिक्त स्वाद जोड़ने की क्या कीमत होती है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने फिर सिर झुकाया और मुल्ला की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मुल्ला 2 प्याजा अब सल्तनत में 0 प्याजा बनकर रह गए थे। मुल्ला 2 प्याजा जो अब अपमान की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने धीरे से अपना सर उठाया। उनका क्रोध बादशाह पर नहीं, बल्कि बीरबल की ओर केंद्रित था। उन्हें लगा कि ये सब बीरबल की ही शातिर चाल थी, जिसने उनकी तीसरी प्याज की महत्वाकांक्षा को जड़ से उखाड़ फेंका था। दरबार के विसर्जित होते ही मुल्ला ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। बीरबल, तुम शायद भूल गए हो कि ये सल्तनत सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर नहीं टिकी है। उन्होंने अकेलेपन में बुदबुदाया। आज तुमने मुझे 0 प्याजा बना दिया, पर मैं वादा करता हूं, बहुत जल्द इस सल्तनत को पता चलेगा कि 3 प्याजों का असली अर्थ क्या होता है। ये अपमान मैं तुम्हें ब्याज समेत लौटाऊंगा। बीरबल, जो दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने मुस्कान के साथ अपने सेवक को संकेत दिया। उन्होंने समझ लिया था कि मुल्ला का ईर्ष्या भाव अब व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल चुका था। बादशाह की सल्तनत में 2 महान दिमागों के बीच की ये शत्रुता अब एक नई करवट लेने वाली थी। मुल्ला ने उसी दिन से बीरबल को परास्त करने की गुप्त योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मुल्ला 3 प्याजा ने अपनी प्रतिशोध की आग को ईंधन देने के लिए अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसने सीधे बीरबल पर हमला करने के बजाय बादशाह अकबर की सबसे प्रिय वस्तु, उनके न्याय और बुद्धिमत्ता पर संदेह पैदा करने की योजना बनाई। उसने दरबार के भीतर धीरे धीरे ये अफवाह फैलाना शुरू किया कि बीरबल केवल मजाकिया कहानियों और हाजिर जवाबी तक सीमित है। वे राज्य चलाने के गहरे और दार्शनिक पहलुओं को नहीं समझते। 1 सप्ताह बाद भरी सभा में जब बीरबल किसी आवश्यक प्रशासनिक कार्य में व्यस्त थे, मुल्ला ने अचानक बादशाह के समक्ष एक गूढ़ प्रश्न रखा। जहांपनाह, मैं ये जानना चाहता हूं कि सल्तनत में सबसे बड़ा खतरा उस व्यक्ति से है जो जानबूझकर झूठ बोलता है, या उस व्यक्ति से जो अनजाने में सच को छिपाता है? हमारे न्याय की तराजू किसे अधिक दोषी मानेगी? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। प्रश्न सीधा था, मगर इसका नैतिक और राजनीतिक उत्तर बेहद जटिल। अकबर स्वयं क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए। मुल्ला ने तिरछी नजर से बीरबल को देखा, जिसने तुरंत ताड़ लिया कि ये 3 प्याजों की पहली बिसात है, जो सीधे उसके तर्क पर हमला करने के लिए बिछाई गई है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। अब बारी उस प्रश्न का सटीक और संतुलित उत्तर देने की थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, आंखें उठाई और सीधे मुल्ला 2 प्याजा की ओर देखा, जिनके चेहरे पर विजय का स्मग भाव तैर रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, न्याय की कसौटी परिणाम नहीं, बल्कि इरादा, इंटेंट होता है। यदि हम सत्य और असत्य को तराजू पर तौलें, तो जानबूझकर बोला गया झूठ अनजाने में छिपे हुए सत्य से कहीं अधिक भारी होगा। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। वो व्यक्ति जो ज्ञान होते हुए भी झूठ बोलता है, वो न केवल सत्य का अपमान करता है, बल्कि वो न्याय की पूरी नींव को ध्वस्त करने का प्रयास करता है। उसका अपराध सक्रिय द्वेष का है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अज्ञानता या लापरवाहीवश सत्य छिपाता है,
उसकी गलती अक्षम्य हो सकती है, मगर उसका मूल उद्देश्य शासन को धोखा देना नहीं है। अतः न्याय की दृष्टि में सत्य को जानते हुए भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही अधिक दोषी है। दरबार तालियों की हल्की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये पहली प्याज की गांठ थी जिसे बीरबल ने तर्क की तीक्ष्ण धार से तुरंत काट दिया था। अब मुल्ला की बारी थी अपनी अगली चाल चलने की। मुल्ला दो प्याजा, जिसने बीरबल के तर्क को ध्यान से सुना था, अपनी दाढ़ी सहलाई। उसके चेहरे पर पिछली हार की कोई निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई चुनौती का संकल्प था। ये खेल अभी शुरू ही हुआ था। जहांपनाह, मुल्ला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यह सत्य है कि बीरबल ने प्रथम गांठ खोली। अब मेरा दूसरा प्रश्न प्रशासन की प्राथमिकताओं से जुड़ा है। मान लीजिए राज्य में दो प्रकार के संकट है, एक जो तत्काल और सार्वजनिक अशांति पैदा कर रहा है, जैसे सीमा पर हमला, और दूसरा जो धीरे धीरे राज्य की नींव को खोखला कर रहा है, जैसे उच्च अधिकारियों का व्यापक भ्रष्टाचार। मुल्ला ने अकबर की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, बुद्धिमान वजीर को किस संकट को पहले नष्ट करना चाहिए? उस शोरगुल को शांत करना जो बाहर से दिख रहा है, या उस अनदेखे लेकिन घातक आंतरिक रोग को जड़ से उखाड़ फेंकना? दरबार में फिर से शांति छा गई, क्योंकि ये प्रश्न सीधे राजतंत्र के संचालन पर प्रहार करता था। बीरबल ने मुस्कान के साथ चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने अपनी उंगलियों पर लगे मोतियों की माला को धीरे से घुमाया और मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, आला हजरत, मुल्ला साहेब का प्रश्न केवल राजनीति का नहीं, बल्कि चिकित्सा का भी है। बीरबल ने आगे कहा, कल्पना कीजिए कि राज्य एक शरीर है। यदि इस शरीर पर बाहरी हमला हो रहा है, जैसे कि एक खुली चोट जिससे खून बह रहा है, यह तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन यदि उसी समय इस शरीर के भीतर कोई घातक विष फैल रहा हो, जो धीरे धीरे दिल और दिमाग को निष्क्रिय कर रहा हो, उन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी समझदार वैद्य पहले उस आंतरिक विष का उपचार करेगा। यदि जहर को जड़ से न निकाला जाए तो बाहरी घाव भरने से पहले ही शरीर दम तोड़ देगा। एक मजबूत और ईमानदार नींव के बिना कोई भी राज्य बाहरी शोरगुल का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। आंतरिक स्वच्छता ही बाहरी सुरक्षा की गारंटी है। अकबर ने सिर हिलाया, मानो बीरबल की बुद्धिमत्ता की गहराई को महसूस कर रहे हो। मुल्ला तीन पियाजा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अकबर ने अपनी गंभीर दृष्टि मुल्ला तीन पियाजा और बीरबल दोनों पर डाली। तो समस्या को परिभाषित कर दिया गया है। मेरे विद्वान सलाहकारों, अब मुझे उपाय बताओ। वो कौन सा आंतरिक विष है जिसने हमारी सल्तनत के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला करना शुरू कर दिया है, और इसका उपचार क्या है? मैं केवल दर्शन नहीं, बल्कि कार्यनीति सुनना चाहता हूं। मुल्ला तीन पियाजा तुरंत आगे बढ़े। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें अपनी प्रशासनिक क्षमता सिद्ध करने का अवसर मिल गया हो। जहांपनाह, विष स्पष्ट है। अक्षम और भ्रष्ट अधिकारी जो खजाने पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। उपचार सरल है, कठोर समीक्षा, राजस्व प्रणाली का केंद्रीकरण और उन सभी दरबारियों को तुरंत हटाना जिनका योगदान केवल कागजों तक सीमित है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई। मुल्ला का उत्तर सीधा, प्रभावी और प्रशासनिक था, पर बीरबल जानते थे कि ये केवल सतह को खुरचना है। असली जहर, उन्होंने सोचा, लालच और असुरक्षा का वो डर था जो स्वयं लोगों के दिलों में पैठ चुका था, जिसे दूर करने के लिए केवल कागजी आदेश पर्याप्त नहीं थे। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मुल्ला की ओर देखा। वाह मुल्ला तीन पियाजा, आपकी प्रशासनिक दक्षता पर हमें कोई संदेह नहीं। आप भेड़ियों को बाड़े से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जो आवश्यक है। लेकिन क्या होगा अगर जंगल में और भूखे भेड़िए हों? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, राजस्व की चोरी केवल राजमहल के कागजों में नहीं होती। ये लालच की उपज है, और लालच केवल पद से नहीं हटता,
ये मानव स्वभाव की एक कमजोरी है। बीरबल ने आगे कहा, यदि हम भ्रष्ट अधिकारियों को हटा भी दे तो कौन गारंटी देगा कि उनकी जगह आने वाले अधिकारी, जिनकी जेब अभी खाली है, कल ईमानदार बने रहेंगे। असली उपचार कागजी आदेश नहीं, बल्कि वो भय है जो चोर को चोरी करने से रोके। मैं सुझाव देता हूं कि हमें राज्य के सबसे छोटे चोर की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि जब छोटी चोरी बर्दाश्त की जाती है तो बड़ी चोरी को बल मिलता है। अकबर ने उत्सुकता से दोनों को देखा। मुल्ला का चेहरा थोड़ा तना हुआ था, मानो वो प्रशासनिक जटिलताओं के बजाय अब किसी पेचीदा पहेली का सामना कर रहे हों। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल, तुम्हारा तर्क मन को शांति देता है, लेकिन क्या तुम इस सबसे छोटे चोर की परिभाषा स्पष्ट कर सकते हो? और उसे पकड़ने की प्रक्रिया क्या होगी? हम किसी गरीब बच्चे को छोटी सी चोरी के लिए कठोर दंड नहीं दे सकते, जबकि बड़े अधिकारी अब भी खुलेआम घूम रहे हों। मुल्ला दो पियाजा ने फौरन हस्तक्षेप किया। जहां पनाह, मैं बीरबल के सिद्धांत से असहमत नहीं हूं, पर यह पूरी तरह अव्यावहारिक है। चोरी का भय पैदा करना आवश्यक है, पर हमें प्रशासन की गति को धीमा नहीं करना चाहिए। यदि हम नैतिकता की इतनी बारीकी से छानबीन करेंगे तो राजकोष खाली करने वाले बड़े मगरमच्छ तो छूट जाएंगे और बेचारे झिंगुरों पर ध्यान चला जाएगा। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति थी। मुल्ला जी, मगरमच्छ हमेशा झिंगुरों को ढाल बनाकर ही छिपते हैं। जब हम झिंगुरों को पकड़ना शुरू करेंगे तो मगरमच्छ खुद ब खुद पानी से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, क्षमा करे जहांपनाह, सबसे छोटा चोर वो नहीं जो भूख से रोटी चुराता है, बल्कि वो जो अपने कर्तव्य के एक पैसे का दुरुपयोग करता है। अकबर बादशाह ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो बीरबल के जटिल तर्क को अपने हृदय में उतार रहे हों। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल, तुम हमेशा सीधी बात को भी घुमावदार रास्तों से सिद्ध करते हो, पर पहुंचते सही मंजिल पर ही हो। तुम्हारा कहना सही है, छोटा दुरुपयोग ही बड़े पाप का बीज बोता है। मुल्ला दो प्याजा, जिनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि कोई न कोई पेंच बाकी रहे, तुरंत बोले, जहांपनाह, यदि हर हिसाब की इतनी कठोरता से जांच होगी तो ये व्यवस्था न्याय से अधिक आतंक पैदा करेगी। क्या नमक को इतनी बारीकी से परखा जाएगा कि खाना ही फीका पड़ जाए? बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और सम्मान पूर्वक झुके। मुल्ला जी, हम नमक नहीं, हम उस दीमक की बात कर रहे हैं जो इमारत की नींव खा रही है। जहांपनाह, उन्होंने अकबर की ओर ध्यान केंद्रित किया। यदि हम छोटे झिंगुरों को सही राह दिखाएंगे तो मगरमच्छों के पास छिपने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मैं चाहता हूं कि आज से दरबार में एक पैसा, एक नियम लागू हो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर आश्चर्य और कौतूहल का मिश्रण था। उन्होंने बीरबल की ओर झुककर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा पहेलियों में बोलते हो। एक पैसा, एक नियम से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? स्पष्ट करो। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरा मतलब सीधा है। यदि कोई मामूली सिपाही किसी गरीब किसान से एक पैसे का नाजायज कर लेता है तो उस पर भी वही कानूनी प्रक्रिया लागू होगी जो बड़े वजीर पर लाखों के गबन के लिए होती है। प्रक्रियाओं में कोई रियायत नहीं होगी। ये सुनकर मुल्ला दो पियाजा ने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई। जहांपनाह, मुल्ला ने दरबार की चुप्पी तोड़ी। बीरबल ने जिस रस्सी को खींचना चाहा है वो इतनी कस जाएगी कि पूरा प्रशासनिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। एक पैसा, दरबार ऐसे छोटे विवादों को सुलझाने में ही अपनी सारी ऊर्जा और समय खो देगा। हमें शासन चलाना है या हिसाब किताब की दुकान खोलनी है? बीरबल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। मुल्ला दो पियाजा साहब, आपकी चिंता जायज है, लेकिन आप इस कठोरता का मूल उद्देश्य भूल रहे हैं। बीरबल ने दरबार को संबोधित किया। ये व्यवस्था हिसाब किताब की दुकान खोलने के लिए नहीं, बल्कि दुकान को चोरी से बचाने के लिए है। उन्होंने समझाया, भ्रष्टाचार एक छोटी दरार की तरह होता है
अगर हम एक पैसा नाजायज लेने वाले कर्मचारी पर इसलिए ध्यान नहीं देते कि वो छोटी रकम है, तो वो दरार जल्द ही दीवार को फाड़ देगी। हुजूर, अगर कर्मचारी जानता है कि एक पैसे के नाजायज कर के लिए भी उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो उसे लाखों का गबन करने की हिम्मत ही नहीं होगी। डर ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यह सख्ती प्रशासनिक ढांचे को चरमराएगी नहीं, बल्कि उसे इतना पारदर्शी और भयमुक्त बना देगी कि छोटे बड़े अधिकारी न्याय की सीमा लांघने से पहले 100 बार सोचेंगे। सल्तनत की नींव एक एक पैसे की ईमानदारी पर टिकी होती है। बादशाह अकबर ने प्रभावित होकर सहमति में सिर हिलाया। सत्य कहा बीरबल, तुम्हारी प्रशासनिक दूरदर्शिता अनमोल है। सल्तनत को इस नई दृष्टि की आवश्यकता है। ये सख्ती सिर्फ व्यवस्था ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के चरित्र को भी सुधारेगी। अकबर अभी आगे कुछ कहते, इससे पहले ही दरबार के दूसरे छोर से मुल्ला दो पियाजा, जो अब तक खामोशी से सुन रहे थे, धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पतली मूंछों पर ताव दिया और थोड़ा झुककर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हुजूर, बीरबल का सिद्धांत सुनने में बेहद शानदार है, लेकिन इसका एक गंभीर दोष है। ये मनुष्य की बुनियादी फितरत को नकारता है। मुल्ला ने रुककर माहौल को परखा। अगर डर ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो फिर न्याय कहाँ रहा? हर कदम पर भय से कांपता कर्मचारी अपना काम पूरी निष्ठा से नहीं, बल्कि बचने की कोशिश में करेगा। हुजूर, आप चाहते हैं कि हर छोटा अफसर साधु महात्मा बन जाए, पर बीरबल ये भूल जाते हैं कि आप संत सल्तनत नहीं, बल्कि इंसानों की सल्तनत चला रहे हैं। शहंशाह ने गहरी सांस ली। मुल्ला की बात में विद्रोही सत्य था, जो सीधा सत्ता की कार्यप्रणाली पर वार कर रहा था। दरबारी भी फुसफुसा रहे थे। किसी ने इतनी स्पष्टता से बीरबल के सिद्धांत को चुनौती नहीं दी थी। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे थे, थोड़ा आगे झुके। जहां अपना मुल्ला जी ने केवल डर के नकारात्मक पक्ष को देखा है। मैं ये नहीं कहता कि भय ही केवल प्रेरणा है, पर डर एक सीमा है। ये वो दीवार है जो कर्मचारी को भ्रष्टाचार की खाई में गिरने से रोकती है। बीरबल ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाई। अगर किसी अफसर को पता है कि उसकी जरा सी चूक न केवल उसकी पदवी छीनेगी, बल्कि उसे कड़ा दंड भी देगी, तो वो अपनी जिम्मेदारी अधिक सतर्कता से निभाएगा। लालच मनुष्य की फितरत हो सकती है, हुजूर, पर दंड का भय उस फितरत को नियंत्रित करने का सबसे तीव्र साधन है। बिना कठोर पहरेदार के सल्तनत का खजाना कब तक सुरक्षित रहेगा? मुल्ला तीन पियाजा ने तपाक से जवाब दिया। और पहरेदार अगर भूखा हो, तो डर को बेचकर सबसे पहले वही खजाना लूटता है। हुजूर, बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। मुल्ला जी का तर्क सही है कि पेट भरा होना आवश्यक है, परंतु भूखे पेट की बात खजाने की सुरक्षा से अलग है। हुजूर, खजाना तो वो है जिसके लालच में सिपाही पेट भरने के बाद भी चूक कर जाता है। पहरेदार अगर ईमानदार है, तो वो राज्य की व्यवस्था का पालन करेगा। यदि वो लालची है, तो उसे ज्ञात होना चाहिए कि चोरी का सुख क्षणिक होगा और दंड आजीवन। पहरेदार की आंख अगर केवल वेतन पर टिकी है, तो वो सोएगा, पर अगर उसकी आंख पर दंड की छाप है, तो वो हर आहट पर चौकस रहेगा। पहरेदारी सिर्फ लोहे की जंजीर नहीं, बल्कि अनुशासन की जंजीर है। मुल्ला तीन पियाजा ने इस बार सीधे बादशाह की ओर देखा। अनुशासन तभी टिकता है, बीरबल, जब शासक न्यायसंगत हो। अत्यधिक दंड से लोग विद्रोह करते हैं, वफादारी नहीं। भय से भरी सल्तनत लाशों के ढेर पर खड़ी होती है। हुजूर, बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल, तुम हमेशा लोहे की बात करते हो और मुल्ला उसे पिघलाने की। दोनों ही जरूरी है, पर बताओ, क्या दंड का भय इतना तीव्र हो सकता है कि वो भूखे पेट की जलन को शांत कर दे? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हुजूर, भूखा पेट केवल व्यक्ति को जलाता है, पर अव्यवस्था, एनर्की, समूची सल्तनत को राख कर देती है। यदि लोहे का भय न हो, तो व्यवस्था भंग हो जाएगी।
फिर तो अनाज के गोदामों पर बलवानों का कब्जा हो जाएगा और कमजोर का पेट हमेशा खाली रह जाएगा। दंड का भय, महाराज, उस व्यवस्था की गारंटी है जो ये सुनिश्चित करती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी रोटी शांति से कमा सके। डर एक कड़वी दवा है जो बड़ी बीमारी को रोकती है। भूखे पेट की जलन को शांत करने का सबसे पहला उपाय है राज्य में शांति और व्यवस्था। मुल्ला तीन पियाजा ने अपनी पगड़ी ठीक की। बीरबल की बात में दम है हुजूर, पर व्यवस्था का अर्थ ये नहीं कि हर गरीब को चोर समझा जाए। अगर किसान का खेत जल रहा हो और आप उसे सिर्फ जंजीर दिखाएं तो वो भूखा पेट बगावत करेगा। दंड तभी प्रभावी होता है जब लोगों को पता हो कि न्याय अंधा नहीं है, बल्कि वो उनकी पीड़ा को देखता है। भय जब हद से गुजर जाता है तो वो वफादारी नहीं, सिर्फ चुप्पी खरीदता है, और चुप्पी अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बनती है। अकबर ने एक लंबी सांस ली। एक सल्तनत को चलाने के लिए कितने धागे चाहिए मुल्ला? एक जो भय का हो और दूसरा जो विश्वास का। दो ही हुजूर, मुल्ला तीन पियाजा ने अदब से झुककर कहा। एक भय का, दूसरा विश्वास का, पर इन दोनों धागों को साधने के लिए तीसरा तत्व चाहिए जो सल्तनत की नींव होती है, न्याय। भय अगर लगाम है और विश्वास अगर सवारी, तो न्याय उस घोड़े को चलाने वाला समझदार सारथी है। अगर सारथी अंधा है तो लगाम ढीली हो या कसी हुई, सवारी गड्ढे में ही गिरेगी। हुजूर, अगर आप सिर्फ जीरो से वफादारी खरीदेंगे तो वो वफादारी बाजारू होगी। वो तब तक ही टिकेगी जब तक उस डर की कीमत चुकाई जा रही है। सच्ची सल्तनत सिर्फ धागों से नहीं, बल्कि उस शिल्पकार के हाथों से बनती है जो जानता है कि किस धागे को कब और कितना खींचना है। तभी तो हमारी सल्तनत का नाम बिरबल की सल्तनत नहीं, बल्कि अकबर की सल्तनत है, क्योंकि धागा चाहे कोई भी हो, उसकी गांठ बांधने का अधिकार बादशाह का होता है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से कहा, गांठ। हाँ, मगर बिरबल इस पर क्या कहता होगा मुल्ला? मुल्ला ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे वो दूर किसी अदृश्य दरबारी की शक्ल पड़ रहा हो। जहां पनाह, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी को छूते हुए कहा, बिरबल इस पर कुछ कहेगा नहीं। वो तो बस हंस देगा और उस गांठ को अपनी उंगलियों से छूकर उसे इतना उलझा देगा कि वो गांठ न रहकर पहेली बन जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से मुल्ला की तरफ देखा। और पहेली का क्या? पहेली का काम सिर्फ दिमाग को थकाना होता है हुजूर, न कि जमीन पर काम करना। बिरबल कहेगा कि अगर मैं धागा हूं तो मैं वो धागा हूं जिसके सिरे को पकड़ने के लिए बादशाह को गणित की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर धागा मैं मुल्ला हूं तो मैं वो धागा हूं जिसके सिरे पर प्याज बंधी होगी, जिसे देखकर हर कोई हंस देगा और गांठ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि सल्तनत की असली ताकत न डर में है, न पहेली में, बल्कि उस सादगी में है जो हंसी पैदा करती है। मुल्ला ने फुसफुसाते हुए जोड़ा, बिरबल की हर समझदारी का जवाब मेरी तीन प्याजों की खुशबू में छिपा है। अकबर बादशाह, जो मुल्ला की बातों से एक पल के लिए तो भौंचक के रह गए थे, अब अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीर रूप से मुस्कुराए। मुल्ला तीन पियाजा, बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, तुमने बिरबल के पूरे गणित को एक कंद प्याज के नीचे दफन कर दिया। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारी सल्तनत की इन तीन खास प्याजों का क्या नाम है? क्या ये सिर्फ खुशबू फैलाती है या कोई बड़ा राज छिपाती है? मुल्ला ने बिना किसी देरी के अपनी पुरानी फटी हुई झोली में हाथ डाला और एक एक करके मिट्टी से सने तीन प्याजे बाहर निकाली। हुजूर, मुल्ला ने पहली बड़ी और थोड़ी सूखी प्याज अकबर के सामने रखते हुए कहा, यह पहली प्याज है सादगी। इसे छीलने में मेहनत लगती है, पर यही जनता का असली स्वाद है। उसने दूसरी मध्यम आकार की ताजा प्याज उठाई। ये है हाजिर जवाबी। ये बिरबल की तरह चमकती है, पर इसमें तीखापन कम है, क्योंकि ये हंसी पर आधारित है, डर पर नहीं। फिर मुल्ला ने तीसरी छोटी
लगभग मुरझाई हुई प्याज उठाई। और ये आखिरी, हुजूर, सबसे महत्वपूर्ण है, ये है भूख। ये बताती है कि सल्तनत के लिए जमीन से जुड़ा रहना कितना जरूरी है। पूरा दरबार मुल्ला की इस अनूठी व्याख्या पर हैरान था। बिरबल ने भी पहली बार अपनी आंखों में चिंता की जगह हल्की सी शंका महसूस की। अकबर ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुल्ला, तुमने 3 साधारण प्याजों से सल्तनत के 3 सबसे बड़े रहस्यों का खुलासा कर दिया। ये ज्ञान अत्यंत अनमोल है। फिर बादशाह ने अपनी नजरें बिरबल की ओर मोड़ी, जो अब भी शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके माथे पर चिंता की एक हल्की रेखा उभर आई थी। बिरबल, क्या तुम सहमत हो कि तुम्हारी हाजिर जवाबी, जो कि मध्यम प्याज है, कहीं बड़ी और जरूरी भूख वाली छोटी प्याज को नजरअंदाज कर रही है? मुल्ला 3 प्याजे अब भी अपनी हथेली में लिए खड़े थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, मैं तो केवल जमीन की सच्चाई बयान कर रहा हूं। मीठी हंसी से दरबार सजता है, पर कड़वी जरूरत ही सल्तनत की नींव रखती है। बिरबल ने महसूस किया कि मुल्ला ने न सिर्फ उनके ज्ञान को चुनौती दी थी, बल्कि जनता के प्रति उनके जुड़ाव पर भी सीधा वार किया था। बिरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक शांत मुस्कान के साथ कहा, शायद मुल्ला ये भूल रहे हैं कि हर प्याज का स्वाद आखिरकार आंसू ही लाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मुल्ला 3 पियाजा ने सिर झुकाया और शांति से कहा, जहांपनाह, बिरबल जी सही कहते हैं कि हर प्याज अंततः आंसू ही लाती है, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि जब बादशाहत पर संकट आता है तो लोग मीठे शरबत की नहीं, बल्कि उसी कड़वी प्याज की रोटियां खाते हैं जो उन्हें बल देती है। आंसू तो वफादारी का मोल है। हुजूर, जिस प्याज में जितना तीखापन, सल्तनत के भोजन में उतना ही गहरा स्वाद। कबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वो इस अप्रत्याशित दार्शनिक युद्ध से अत्यधिक प्रसन्न थे। बहुत खूब मुल्ला। बिरबल, तुम इस गहरी बात का क्या उत्तर दोगे? कौन सी प्याज सल्तनत की भूख शांत करेगी? वो जो मीठी बातों से मन बहलाए, या वो जो कठोर सच्चाई से पेट भरे? बिरबल ने महसूस किया कि मुल्ला ने तर्क को भावनात्मक धरातल पर ले जाकर लोगों की सहानुभूति जीत ली थी। उन्होंने क्षण भर सोचा और फिर राजा की ओर देखकर कहा, सल्तनत की भूख न मीठे से मिटती है न कड़वे से, जहांपनाह। ये तो केवल उस प्याज से मिटती है जिसे सही समय पर काटा जाए। बादशाह अकबर की आंखें, जो अब तक तर्क की कशमकश में उलझी थी, एकदम से चमक उठी। उन्होंने बिरबल की पीठ थपथपाई। वाह बिरबल, तुमने 3 प्याजों को एक क्षण में समेट दिया। पर मुझे बताओ, वो सही समय कौन निर्धारित करेगा? सल्तनत में तो हर कोई भूखा है और हर कोई प्याज काटना चाहता है। मुल्ला 2 प्याजा, जो बिरबल की व्यावहारिकता से परेशान थे, झट से आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जहांपनाह, वो प्याज जो सही समय पर काटी जाए, वो तो केवल कल्पना है, लेकिन जो प्याज अभी मौजूद है, चाहे मीठी हो या कड़वी, वही तो खानी पड़ेगी। क्या हम सही समय का इंतजार करते करते भूखे मर जाएं? बिरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, प्याज काटने का सही समय वो नहीं होता जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए, बल्कि वो होता है जब काटने वाले के इरादे नेक हो और उसके हाथ में सच का औजार हो, न कि छल का। सल्तनत की भूख की प्याज को इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि तत्काल और उचित कार्रवाई करनी पड़ती है। ये सुनकर अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुल्ला अब बिल्कुल निरुत्तर थे। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाने की कोशिश की। हालांकि वो निरुत्तर थे, पर हार मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले, हुजूर, इसमें कोई संदेह नहीं कि बिरबल की बातों में सत्य का तेज है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा था कि यदि कोई प्याज को तुरंत काट दे और वो बेहद कड़वी निकल जाए, तो उसका स्वाद सल्तनत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
बुद्धिमानी यही है कि हम कम से कम ये सुनिश्चित कर ले कि फसल अच्छी है। अकबर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा, जिनकी आंखें अब भी बिरबल की ओर घूर रही थी। मुल्ला तीन पियाजा, बादशाह ने स्नेह और विनोद से कहा, यह बिरबल की सल्तनत है। यहाँ प्याज की कड़वाहट भी अमृत बन जाती है, क्योंकि काटने वाला सच्चा है। प्याज की चिंता छोड़ो, जिस मंत्री का इरादा नेक होता है वो कड़वी चीज को भी मीठा बना देता है। आज का पाठ समाप्त हुआ। दरबार में मौजूद सभी ने इस अंतिम बात पर सहमति में सिर हिलाया। मुल्ला ने भारी मन से एक और राजनीतिक हार स्वीकार की। अकबर ने हाथ के इशारे से चर्चा समाप्त की और अगले मंत्री को अपनी समस्या लेकर आने का संकेत दिया। मुल्ला तीन पियाजा ने जमीन पर रखी अपनी पगड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बिरबल के चेहरे पर टिकी थी, मानो वो अदृश्य रूप से बदला लेने की योजना बना रहा हो। आज भले ही प्याज की बात अमृत बन गई, लेकिन हर दिन बिरबल की सल्तनत नहीं होगी। उसने मन ही मन फुसफुसाया। उसे पता था कि बिरबल की सफलता का राज उसकी हाजिर जवाबी है, लेकिन मुल्ला इंतजार कर रहा था कि कब कोई ऐसा पेचीदा मामला आएगा जहां केवल ज्ञान नहीं बल्कि ठोस प्रशासनिक अनुभव काम आएगा। इसी बीच एक सूखा सा दिखने वाला सौदागर दरबार के बीचों बीच आया। वो लगातार अपनी उंगलियां मसल रहा था और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। जहां पनाह, सौदागर ने कंपाती आवाज में कहा, मेरी समस्या प्याज की कड़वाहट से नहीं बल्कि आटे में मिले भ्रम से जुड़ी है। मैंने एक अजीबोगरीब शर्त पर व्यापार किया था और अब लग रहा है कि मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। बादशाह अकबर ने अपना ध्यान बिरबल की ओर मोड़ा। मुल्ला तीन पियाजा हल्का सा मुस्कुराया। ये गुत्थी कूटनीति या कविता की नहीं बल्कि गणित और कानून के पेचीदा जाल की थी। मुल्ला को लगा ये पहली बार है जब बिरबल अपनी वाक्पटुता से भाग नहीं सकता। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बिरबल, ये मामला केवल शब्दों का नहीं है बल्कि व्यापार और न्याय के जटिल समीकरण का है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मुल्ला तीन पियाजा की सूक्ष्म गणना दोनों की यहां आवश्यकता पड़ेगी। बिरबल ने सौम्यता से सिर झुकाया। जहां पनाह, समस्या जितनी जटिल दिखती है अक्सर उसका समाधान उतना ही सीधा होता है। फिर भी मुल्ला जी के अंकगणित के सामने मेरी वाक्पटुता की परीक्षा जरूरी है। मुल्ला तीन पियाजा तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी विजय की चमक थी जो उसे आमतौर पर हासिल नहीं होती थी। जहां पनाह, ये धोखा प्रतिशत, अनुपात और अनुबंध के सूक्ष्म भेदों में छिपा है। मैं गणित और कानून की कसौटी पर इस भ्रम को परखकर क्षण भर में सत्य उजागर कर दूंगा। यदि बिरबल अपनी साधारण समझ से इसे सुलझाने में असमर्थ रहा तो दरबार को पता चलेगा कि हर समस्या का हल केवल ज़बान से नहीं होता। सौदागर ने गहरी सांस ली और अपनी दुख भरी कहानी शुरू की। बात ऐसी है जहां पनाह, मैंने एक व्यापारी से शर्त लगाई थी कि मैं साथ सेनापति वापस लौटा। उसके हाथ में चमड़े के मोटे बंडल थे जिन पर शाही मोहरें लगी थी। जहां पनाह, सेनापति ने झुककर कहा, तहखाने के सबसे गुप्त कोने में हमें सचमुच तीन प्याजों का निशान मिला और इस निशान के पीछे ये असली खाते सुरक्षित रखे थे। ये पिछले 5 वर्षों का हिसाब है। बादशाह अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने बंडलों को जमीन पर पटकते हुए दहाड़ा, मुल्ला, तुमने न सिर्फ रियासत के खातों में हेराफेरी की बल्कि वर्षों तक हमें झूठे कागजों में उलझाए रखा। ये धोखा माफी के काबिल नहीं। तभी बीरबल आगे बढ़े। माफ करना जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, लेकिन मुल्ला साहब ने केवल खाते नहीं छिपाए हैं। मेरा अनुमान है कि इन कागजों में केवल चोरी का हिसाब नहीं है। सिपाहियों, अकबर ने गरजते हुए आदेश दिया, इन कागजात को तुरंत शाही मुहर के साथ सुरक्षित किया जाए। बीरबल, उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, तुम व्यक्तिगत रूप से हर पन्ने की जांच करोगे। यदि इसमें किसी भी उच्च अधिकारी या यहां तक कि किसी दरबारी का नाम मिला
तो उसे मुल्ला के साथ ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये सुनते ही मुल्ला तीन पियाजा ने घबराकर बंडलों की ओर झपटने की कोशिश की, जैसे वो सबूतों को नष्ट करना चाहता हो। नहीं जहां पना, ये सब गलतफहमी है। मैंने कोई सहयोग। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, बीरबल ने हाथ उठाकर संकेत किया। दो मजबूत सिपाहियों ने मुल्ला को कसकर पकड़ लिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुल्ला साहिब, अब जुबान चलाने का वक्त नहीं रहा। हिसाब तो पूरा होगा और हिसाब लेने वाले भी मौजूद हैं। मुल्ला को घसीटकर बाहर ले जाया गया। अब सारी सल्तनत की निगाहें उन गोपनीय कागजों पर टिक गई थी। शाही दरबार में गहरी चुप्पी छा गई थी, इतनी गहरी कि हवा में तैरती धूल के कणों का शोर भी महसूस हो रहा था। बीरबल ने धीरे से मेज की ओर कदम बढ़ाया, जहां बेतरतीब पड़े कागजों के बंडल मुल्ला की चोरी और साजिश का मौन प्रमाण दे रहे थे। ये केवल कागज नहीं है, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उनकी आंखें सीधे सभा में मौजूद हर दरबारी पर टिकी थी। ये हमारी सल्तनत के विश्वास और उस विश्वास को तोड़ने वाले लोभ के बीच की खाई का दस्तावेज है। उन्होंने मुख्य लेखाकार चीफ अकाउंटेंट को आगे बुलाया और कागजों की ओर इशारा किया। लेखाकार महोदय, इन सारे कागजातों की एक एक पंक्ति को इसी वक्त इसी दरबार के सामने पढ़ा जाए। न्याय की प्रक्रिया खुली और पारदर्शी होनी चाहिए। जैसे ही लेखाकार ने पहला बंडल उठाया, दरबारियों के बीच दबी हुई फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला साहिब की जालसाजी का पर्दाफाश होने वाला था। कई अन्य अधिकारियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि मुल्ला का पतन शायद उनकी अपनी बारी की शुरुआत थी। लेखाकार महोदय ने खांसकर गला साफ किया और कांपते हाथों से कागजात का पहला पुलिंदा खोलना शुरू किया। दरबार में ऐसी चुप्पी छा गई थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। लेखाकार ने पढ़ना शुरू किया। पहली प्रविष्टि, राजकोष खाता संख्या 407, शाही रसोई हेतु विशेष 3 मन प्याज की आपूर्ति, लागत 5000 स्वर्ण मुद्राएं। ये भारी भरकम कीमत सुनते ही दरबारियों ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। 3 मन प्याज की इतनी कीमत, ये तो स्पष्ट लूट थी। मुल्ला साहिब के चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाने लगी थी और उनकी नजरें बार बार जमीन पर गिर रही थी। बीरबल ने अपनी जगह से हिले बिना शांत स्वर में मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला जी, कृपया स्पष्ट करें कि इस विशेष प्याज में ऐसी क्या खासियत थी जो इसे स्वर्ण मुद्राओं के मोल बिकना पड़ा? क्या ये स्वर्ग से मंगवाया गया था? इससे पहले कि मुल्ला कोई लड़खड़ाती हुई सफाई पेश कर पाते, लेखाकार ने अगला पन्ना पलट दिया। उस पृष्ठ पर नकली मुहरों और काल्पनिक आपूर्तिकर्ताओं के नामों की एक लंबी सूची थी, जो पूरी तरह से मुल्ला की जेब में जा रहे थे। जालसाजी का हर सबूत अब बीरबल के सामने था। मुल्ला का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी धूर्त आंखें अब छत और फर्श के बीच डोल रही थी, कहीं भी ठहर नहीं पा रही थी। वो अपनी धोती को कसकर पकड़ रहा था, जैसे वो सहारा मांग रहा हो। बीरबल ने धीरे से वो लंबी सूची उठाई जिस पर लाल स्याही के निशान थे। मुल्ला जी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में तीखापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी निराशा थी। क्या आप वाकई समझते थे कि बीरबल की सल्तनत इतनी कमजोर है कि 3 प्याज के बहाने करोड़ों की हेराफेरी हो जाएगी? ये 3 विशेष प्याज तो केवल एक बहाना थे, आपकी जेब में जाने वाले अनगिनत सोने के सिक्कों का ढोंग। बीरबल ने लेखाकार को संकेत दिया। अदालत को बताओ कि मुल्ला जी कितने समय से इस प्याज व्यापार को चला रहे थे। लेखाकार ने कांपते हुए आवाज में बताया कि यह जालसाजी पिछले 2 वर्षों से चल रही थी, जिससे शाही खजाने को भारी क्षति पहुंची थी। यह सुनकर मुल्ला घुटनों के बल बैठ गया। उसका झूठ और उसका रुतबा दोनों एक साथ टूट चुके थे। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपने वजीर की ओर देखा, जो शर्मिंदगी से सिर झुकाए था। मुल्ला जी, अकबर ने गरजते हुए कहा, हमने आपको सम्मान दिया,
उच्च पद दिया और आपने हमारी दयालुता को अपनी तिजोरी भरने का साधन बना लिया। बीरबल ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, मुल्ला जी, ये 3 प्याज केवल स्वाद के लिए नहीं थे। ये आपकी लालच, आपकी बेईमानी और सल्तनत के प्रति आपके धोखे के प्रतीक बन गए थे। बीरबल ने फिर सिपाहियों को संकेत दिया, आपके पद और विश्वास का दुरुपयोग करने के लिए आपको तुरंत शाही पद से बर्खास्त किया जाता है। सारा लूटा हुआ धन एक एक पाई समेत वापस शाही खजाने में जमा कराया जाएगा। और हां, आपका प्रिय 3 प्याज का व्यंजन आज के बाद से इस सल्तनत में हमेशा के लिए वर्जित रहेगा। ये न्याय है। मुल्ला कांपते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, जहांपनाह, मुझे क्षमा करें। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन न्याय की तलवार चल चुकी थी। सिपाहियों ने बिना किसी देरी के मुल्ला 3 पियाजा को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें नम थी। अपमान और भय का मिश्रण उसे अंदर तक तोड़ रहा था। दरबारी फुसफुसा रहे थे, पर बीरबल की उपस्थिति में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खुलकर बोले। बीरबल ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए गंभीर आवाज में दरबार को संबोधित किया, इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि सल्तनत में पद या रुतबा किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकता। लालच और निजी स्वार्थ की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। बादशाह अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा से एक बार फिर मेरे विश्वास को मजबूत किया है। तुम्हारी न्यायप्रियता ही इस सल्तनत की सच्ची ताकत है। मुल्ला को दरबार से बाहर खींच लिया गया। जाते जाते भी वो 3 प्याज के व्यंजन को याद करते हुए बुदबुदा रहा था। उस दिन के बाद शाही रसोई में न केवल वो व्यंजन, बल्कि धोखे और लालच का विचार भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। सल्तनत में बीरबल के न्याय की जय जयकार होने लगी। सभा विसर्जित हुई। जैसे ही दरबार की चहल पहल शांत हुई, बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से अपने निजी कक्ष में बुलवाया। शाम की ठंडी हवा झरोखों से भीतर आ रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, उस मुल्ला का लालच ही उसे ले डूबा। उसे आगरा और आसपास की रियासतों से हमेशा के लिए दूर रहने का दंड दिया गया है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने उस 3 प्याज के व्यंजन की उत्पत्ति की इतनी गहराई से पड़ताल क्यों की? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, जब रसोइया व्यंजन से अधिक उसकी कहानी और उसकी कीमत पर ध्यान देने लगे, तो समझ लीजिए कि वहां स्वाद से ज्यादा सौदा हो रहा है। शाही रसोई हमारे खजाने की तरह है। वहां ईमानदारी का नमक सबसे जरूरी है। लालच की बुनियाद पर कोई अच्छी सल्तनत नहीं बन सकती। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। यही तो तुम्हारी खूबी है, दोस्त। तुम छोटी सी शिकायत में भी राजधर्म का दर्शन करा देते हो। तुम्हारी सूझबूझ ही हमारी सल्तनत की असली मिठास है। और इस तरह मुल्ला 3 प्याज की कहानी एक सबक बनकर रह गई कि दरबार में छल नहीं, केवल न्याय का ही स्वाद चलेगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने विशेष आसन पर आराम से टिक गए। मुल्ला 3 प्याज का अध्याय बंद हो चुका था, पर दरबार में अभी भी उसकी खुशबू बाकी थी। वो खुशबू थी ईमानदारी के सबक की। बीरबल, जहांपनाह ने थोड़ा झुककर कहा, तुम्हारी बातों ने आज पेट तो नहीं भरा, पर दिमाग को जरूर संतुष्ट कर दिया। अब बताओ, हमारी सल्तनत में स्वाद का सच्चा मतलब क्या है? वो कौन सी चीज है जो खजाने से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, स्वाद तो हवा में है। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसका नाम ही स्वाद बन जाता है। लेकिन अगर आप सबसे उत्तम स्वाद पूछ रहे हैं, तो वो है विश्वास, जो आपके और आपकी प्रजा के बीच कायम है। जब सल्तनत का भरोसा दृढ़ होता है, तो सूखी रोटी में भी शाही पकवान का मजा आता है। अकबर इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। वाह, तुम्हें केवल मुल्ला 3 प्याज की जरूरत है, पर मुझे पूरे हिंदुस्तान को संभालने के लिए बीरबल चाहिए। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि बीरबल को सम्मान स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी।
दरबार में तालियां गूंज उठीं, मगर बीरबल ने देखा कि एक कोने में बैठा दक्कन का व्यापारी कुछ बेचैन लग रहा था। बीरबल ने अपने हाथों में स्वर्ण मुद्राओं की पोटली ली, पर उन्हें गिनने के बजाय वे सीधे उस बेचैन व्यापारी की ओर मुड़े। वो व्यापारी, जिसका कारोबार सूरत और बुरहानपुर के बीच फैला था, सिर झुकाए कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी बेचैनी दरबार की भव्यता के विपरीत थी। आपकी परेशानी दरबार की तालियों से भी अधिक मुखर है, बीरबल ने शांति से कहा। क्या सल्तनत की घोषणा से आपको कोई असहमति है? व्यापारी ने डरते हुए ऊपर देखा। माफ करें जहांपनाह, मैं केवल इस बात से सहमत नहीं हूं कि विश्वास सबसे अच्छा स्वाद है। मेरे लिए सबसे अच्छा स्वाद तो मुनाफा है, जो मेरे पेट और मेरी तिजोरी दोनों को भरता है। उसने हिम्मत जुटाई और सच कहूं, मुझे आपके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से ज्यादा मुल्ला तीन प्याजा के उस व्यावहारिक तर्क पर अधिक भरोसा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये मुल्ला तीन प्याजा कौन है और इसका व्यावहारिक तर्क क्या है? व्यापारी ने फुसफुसाते हुए कहा। वो दक्कन का एक अजीब आदमी है हुजूर। वो कहता है कि सल्तनत में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, बल्कि अधूरा हिसाब है।